आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे की इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है और एक तस्वीर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। ये नाम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की आज भी जीने की एक वजह है। अब सवाल ये है कि ये तो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर ये जीने की वजह कैसे हो सकते हैं? यकीनन ये जीने की वजह है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। इन्होंने जो कार्य किया है, ना सिर्फ इन्होंने अति पिछड़ों के लिए कार्य किया है, इन्होंने सिर्फ उन सभी जिंदगी जीने वाले इंसानों के लिए कार्य किया है, जीवन जीने वाले इंसानों के लिए, जो कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा, जिनके लिए देश के हर एक नागरिक एक अलग महत्व रखते थे। यकीनन अपनी जिंदगी को इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कंप्लीट समर्पित किया, पूर्णतः समर्पित किया। और इनकी कहानी शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। मैं तो यही कहूंगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं एहसास जरूर कराने की कुछ कोशिश करूंगा, कुछ लम्हों को आपके बीच में परोसने की कोशिश जरूर करूंगा कि एक इंसान किस हद तक खुद की जिंदगी को समर्पित कर सकता है, किस हद तक तकलीफों को सहते हुए भी कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करने का मादा जुटा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिंदगी में जिस वक्त इन्होंने होश संभाला, उस वक्त से जीवन के आखिरी सांस तक ये सिर्फ चुनौतियों का ही सामना करते रहे। और चुनौतियां भी ऐसी कि जिन चुनौतियों की परिकल्पना कर पाने मात्र से भी रूह कांप जाती है। बिल्कुल सही सुना आप, रूह कांप जाती है उन परिस्थितियों की परिकल्पना कर पाने मात्र से भी, कि जब कोई इलाके से गुजर रहा हो और उसे देखकर कुछ निम्न समाज के लोग, कुछ चुनिंदे लोग जब उसकी परछाई से भी छुआछूत वाली फीलिंग एहसास करने लगे, तो आप एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि कितना दर्द भरा होगा जीवन में, कितनी तकलीफें रही होगी। जिस कुएं से कोई पानी पी ले, उस पानी को भी अछूत माना जाता था, उस इंसान की पिटाई कर दिया करते थे लोग। आप इमेजिन कीजिए कि जब किसी दफ्तर में इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो पदस्थापित होते हैं, पद पर पदभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां होती है कि वहां का चपरासी भी जब उन्हें पानी पिलाता है तो दूर से पानी पिलाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि कितना दर्द भरा जीवन रहा होगा, जहां पे कोई भी अति पिछड़े का सहारा नहीं था, कोई भी दूर दूर तक उस उच्चतम शिक्षा की परिकल्पना नहीं कर पाता था, उस महान शिक्षा की ओर बढ़ने की सोच भी नहीं सोच पाता था। उस वक्त बाबा साहब ने इतनी बड़ी जिंदगी में निर्णय लिए और इतना मेहनत किया। दुनिया में कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, अगर मुझे इस पिछड़ेपन को समाप्त करना है तो मुझे शिक्षा से ही समाप्त करना होगा। और शिक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि इस पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रमाणित कर दिया था, पूरी दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया था कि सच में शिक्षा का कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है। आज हजारों लोगों के लिए भगवान स्वरूप है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, इन्होंने हृदय में बसकर वो कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। मैं क्या इनके बारे में बताऊं, जब इनकी जिंदगी को मैंने पढ़ा, जितनी बार भी मैंने इनकी जिंदगी को एहसास करने की कोशिश की, उतनी बार समझ में आया। विजुअलाइज जब मैंने किया, फील किया, कितना दर्द रहा होगा जीवन में, कितनी तकलीफें रही होंगी। उस तकलीफ का 0.1% भी आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते, उस दर्द से होकर गुजरना। जन्म होता है इनका ऐसे परिवार में जहां पे शिक्षा को प्राथमिकता ना कभी दी गई थी, ना कभी दी जाती। फिर से मैं ये लाइन दोहराना चाहूंगा, ना कभी शिक्षा को प्राथमिकता पहले दी गई थी, ना कभी दी जाती। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है, ऐसे अति पिछड़े परिवार में जहां पे जिंदगी जीने का मतलब काटना ही होता था। कोई सच में जिंदगी जी नहीं सकता था, क्योंकि छुआछूत का वो एक ऐसा दौर था जहां बहुत सारे उच्च श्रेणी के लोग अलग मानसिकता के साथ लोगों को ट्रीट करते थे। व्यवहार बिल्कुल कड़वा है लेकिन ये सत्य है। ऐसे व्यवहार हुआ करते थे एक जमाने में
जिस व्यवहार की परिकल्पना कर पाने मात्र से भी रूह कांप जाती है। इंसान को लोग इंसान नहीं समझा करते थे, और जब इंसान को कोई इंसान ना समझे तो इमेजिन कीजिए कि वो कौन सा दौर रहा होगा। बहुत भयावह और बहुत दर्दनाक उस दौर में जन्म होता है बाबा साहब अम्बेडकर का। परिस्थितियों को समझना स्टार्ट करते हैं। पिताजी एक ब्रिटिश राज में एक सिपाही के तौर पे पदस्थापित रहते हैं। नौकरी बहुत दिन नहीं बची होती है कि सबसे छोटे बेटे होते हैं अंबेडकर साहब अपने परिवार के। तो नौकरी बहुत दिनों तक नहीं बची होती है, रिटायरमेंट हो जाता है उनके पिताजी का। रिटायरमेंट के बाद आप इमेजिन कीजिए कि चंद पैसों में कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण होगा, उस पेंशन पे कैसे परिवार चलेगा। पढ़ना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, परिस्थितियां बहुत खिलाफ थी। जिद था कुछ कर गुजरने का, तमन्ना थी कुछ कर गुजरने की। पिता ने भी कोशिश की, रास्ते बनते गए। परिस्थितियां ऐसी आई कि पढ़ने का भी मौका मिला, तो जहां निम्न श्रेणी के लोग, जहां पे उच्चतम श्रेणी के लोग बैठकर अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पे इनको साइड करके, नजरअंदाज करके भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इनका डिटर्मिनेशन क्लियर था कि मैं शिक्षा से ही परिवर्तन ला सकता हूँ। डिटरमाइंड थे अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति। निरंतर मेहनत करना इनकी एक आदत सी थी। इनको पता था कि मैं अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, पढ़ाई। जैसे आप अपनी जिंदगी में कहीं भी फंसे हुए हो, कोई तो कोई ट्रिगर, कोई ना कोई आपके जिंदगी में ट्रिगर पॉइंट होगा जहां से आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने के सारे रास्तों को आप जुटा लेंगे, सारे रास्तों को आप अपनी जिंदगी में खोल लेंगे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परिस्थितियां बिल्कुल खिलाफ थी। समाज की जो अछूत वाली परिस्थितियां हैं, छुआछूत वाली परिस्थितियां हैं, पूरी तरीके से हावी थी। अब इमेजिन कीजिए, वहां से सफर शुरू होता है, और आजाद भारत के, फिर से ये लाइन दोहराना चाहता हूं, आजाद भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर के तौर पर उभर के सामने आने तक की कहानी। ये इतना आसान नहीं था। 1891 से 1956 तक जीवन पूरा का पूरा संघर्ष में बीता है। 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956 तक में जिंदगी ने जो सीखा, जिंदगी ने जो सींचा, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। इम्पॉसिबल है। कैसी जिंदगी रही। जब पता चला कि हर जगह विरोधाभास हो रहा है, परिस्थितियां बहुत खराब है, तो हिंदुस्तान से बाहर जाने का संकल्प लिया जाता है। वहीं पे कितना बेहतर माहौल रहा होगा, कैसी परिस्थितियां रही होंगी। उस वक्त भी अच्छे लोग हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है कि हर युग में हर जगह खराब लोग ही होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को एक दिशा देना चाहते हैं, आपको सदैव ऊर्जावान बनाना चाहते हैं। इनकी उपलब्धियों की सिर्फ अगर चर्चा करें तो आपका पूरा का पूरा लगभग 12 से 14 घंटे का सेशन बीत जाएगा अगर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। भारत के संविधान के रचयिता, जिनकी मेहनत का लोहा, जिनकी काबिलियत का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े धुरंधर मानते हैं, जिनकी नॉलेज का लोहा पूरी दुनिया मानती है, यकीन मानिए। महात्मा गांधी जी जब भारत में आजादी के बाद अपनी टीम का गठन कर रहे थे, तो टीम का गठन का प्रभार उन्होंने आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पे दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी पे। जवाहरलाल नेहरू जी ने सबका नाम अपने तरीके से बड़ा बेहतर तरीके से डाउन किया था। बेचारे भूल गए थे बाबा साहब आम्बेडकर को। जब फाइनल चेकिंग के लिए महात्मा गांधी तक मामला पहुंचता है कि अब देखिए ये गठित है और इन लोगों को मैं मिनिस्टर बनाने जा रहा हूँ, मंत्रिमंडल देने जा रहा हूँ, ये परिस्थितियां हैं। महात्मा गांधी साहब ने पूछा, भाई वो कहाँ है जिसने इस मकाम तक हम लोगों को एक फ्यूल दिया, फ्यूल का काम किया, वो है कहाँ? जिसका नाम है भीमराव आम्बेडकर। यकीन मानिए, संशोधन करना पड़ गया नेहरू साहब को, संशोधन करना पड़ गया, सोच लगाना पड़ गया, फिर से विचार विमर्श करके इनको लॉ मिनिस्ट्री देना पड़ गया। ये पावर और ये लेवल था भीमराव अंबेडकर साहब का, और भारत के उत्थान में इस हद तक योगदान रहा है इनका। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं इनसे सीखने के लिए। अगर हम इनकी गहराई में उतरेंगे, इनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत
ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी कि इतने संघर्षों के बाद भी कोई इंसान महान से महानतम लेवल तक पहुंच सकता है। आप इमेजिन कीजिए, परिकल्पना कीजिए कि महान से महानतम लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी संघर्ष और कितनी मेहनत की जा सकती है, ये आप फील कर सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल तक कोई खुद को इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी लगा सकता है, आप इमेजिन करिए। यही रहे हैं हमारे भीमराव अंबेडकर सर, जिन्होंने एहसास कराया। सफर जब शुरुआत होती है जिंदगी में, तो इनका अंबेडकर नाम सरनेम नहीं हुआ करता था। बिल्कुल आपने सही सुना, अंबेडकर सरनेम नहीं हुआ करता था। कैसे ये अंबेडकर तक पहुंचे, इनका नाम कैसे अंबेडकर हुआ, क्या क्या कहानियां रही, सारे पहलुओं को मैं कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष रखने की कोशिश करूं। इनका अगर देखा जाए, सरनेम सकपाल था, पिताजी का तो वही आप नाम इनका आपने सुना होगा। तो ये रहने वाले कहाँ थे? अंबादा वेकर का। तो आप परिस्थितियों को समझिए कि हर परिस्थिति में इनका अंबेडकर दूर दूर तक नहीं था। समझ रहे हैं आप? इनका सरनेम दूर दूर तक कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, पहले का इनके पिता का जो नाम था उसके साथ उनका सरनेम था, लेकिन सरनेम ये यूज फ्रंट पे इसलिए नहीं कर पा रहे थे, परिस्थितियां इतनी विपरीत थी कि जैसे लोग बहुत निम्न स्तर से कैसे फील करते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आप फील कराना चाहता हूं कि आप सोचिए कि जब छुआछूत का दौर रहा होगा, आप इमेजिन करिए किस तरीके से इन्होंने तकलीफों का सामना किया होगा। आज ये बात कहा जा सकता है कि हर युग में महापुरुष रहे हैं जिन्होंने काबिलियत को सराहा है, काबिलियत को एक दिशा दी है। कृष्णा जी केशव अंबेडकर एक मराठी ब्राह्मण थे। उन्होंने इनकी काबिलियत को देखा, इनको सराहा। उन्होंने कभी इनके साथ भेदभाव नहीं किया, एक थाली में भी खिलाते थे। यहाँ तक कहानी कही गई है कि एक थाली में भी ब्राह्मण परिवार के वो सज्जन खिलाते थे, क्योंकि उन्होंने इनकी काबिलियत देखी थी और उन्होंने इनकी लगन देखी थी। हर युग में कोई ना कोई रहा है जिसने मजबूर का साथ दिया है। मजबूरी का फायदा उठाने वाले तो अनेकों मिले हैं, लेकिन मजबूर का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा रहने वाले बहुत कम लोग रहे हैं। और जो मजबूर के साथ खड़े रहते हैं, योद्धा के समान कर्म करते हैं, वो जिंदगी में उनका प्रतिफल आप महसूस कर सकते हैं। कृष्णा जी केशव अंबेडकर साहब ने अपना सरनेम इनको दिया, आप इमेजिन कीजिए। उसी समय से इनका नाम, सरनेम चेंज हो गया और इनका भीम राव अंबेडकर सरनेम पड़ गया। वहीं से इनकी कहानी शुरू होती है, लगातार सफर जारी होता है, शादी ब्याह की कहानी होती है। आप समझ जाइए, इमेजिन कीजिए। फिर कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करना किया, पढ़ाई स्टार्ट किया इन्होंने। गायकवाड़ साहब के पास पहुंचते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई होने का बहुत बड़ा मौका था। किस पे? स्कॉलरशिप पे पढ़ाई होने का एक बहुत बड़ा मौका था। गायकवाड़ जी को निरंतर लोगों की मदद करने की एक बहुत अच्छी आदत थी। वहां पे इनके टैलेंट को सराहा गया, इनके टैलेंट को लोगों ने बड़े करीब से महसूस करना स्टार्ट किया। इनकी ज्ञान की बातें निरंतर होती रही, ज्ञान की चर्चाएं निरंतर होती रही। और जब ज्ञान की चर्चाएं, ज्ञान की बातें उस तरीके से हुई, तो सफर की शुरुआत होती है। लगातार लगातार अपने 4 साल की पढ़ाई करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका निकलते हैं। और 4 साल अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के फेज में, आप इमेजिन करिए, ये सफर की शुरुआत होती है इनकी अमेरिका से। अमेरिका से कब ये लंदन तक पहुंच जाते हैं, लोग सोचते रह गए। वहां से आकर भी इन्होंने गायकवाड़ साहब का एहसान नहीं भूला भूला था, गायकवाड़ जी का साम्राज्य नहीं भूला था। उनके एहसान को कभी भी इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया था। हिंदुस्तान वतन वापसी करते हैं ये अमेरिका लंदन से घूमने के बाद, सीखने के बाद, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद। आने के बाद भी इन्होंने वहां पे उनके प्रति अपना समर्पण दिखाया और वहां पे एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया। ऐसे पोस्ट पर नियुक्त किया गया जहां पे हर इंसान सिर्फ सलामी ठोके। आप इमेजिन कीजिए, कहीं का एक सचिव बना दिया गया, इनको सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया गया बड़े लेवल पे उस साम्राज्य का। जैसे समझिए कि उसकी मिलिट्री है, उसकी मिलिट्री का पूरा हेड बना दिया गया इनको। तो उस तरीके से बहुत बड़े पोस्ट पे इनको रख दिया गया और वहां से कहानी शुरू होती है। वहां पे बहुत सारे चैप्टर समझने को मिलते हैं। इन्होंने सबसे उच्चतम पद पे होने के बाद भी, इतनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी, इतना टैलेंट अपनी जिंदगी में रखने के बाद भी, इन्होंने उस दर्द को फिर से महसूस किया जिस दर्द की वजह से वो वहां से वहां तक पहुंचे थे। शिक्षा को उन्होंने विकल्प माना था, क्योंकि वहां पे भी जो प्यून था ना,
पियून उनसे बिहेव ढंग से नहीं करता था, वहां पे जो स्टाफ थे ना वो स्टाफ ढंग से बिहेव नहीं करते थे, उनको लगता था ये अति पिछड़ा है, कुर्सी पे बैठ गया तो क्या ये क्या हमारी बराबरी करेगा, इस तरीके से पियून भी फाइलें और लेटर्स उसको उनको मुंह पे फेंक कर मारता था। ये वाली परिस्थितियां थी, ये वाले हालात थे। बहुत ज्यादा द्रवित और व्यथित खुद को महसूस किया इन्होंने। वहां से फिर अपने आप को एक अलग दिशा में ले जाते हुए निरंतर संशोधन करना स्टार्ट किया इन्होंने। फिर डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन के माध्यम से अलग अलग तरीके से भारत में अति पिछड़ों के लिए काम करना स्टार्ट किया। और आज आप जानते हैं सभी को समान हक है, और समान हक क्या है आप इमेजिन करिए कहां से कहां इन्होंने पहुंचा दिया। जब आप परिकल्पना करेंगे तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे अम्बेडकर साहब की जिंदगी में जो रोल उन्होंने प्ले किया। आज करोड़ों करोड़ आबादी को इन्होंने एक दिशा दे दी है, मैं सही कह रहा हूं। करोड़ों लोगों की जिंदगी में इन्होंने एक एक बदनुमा दिन परिवर्तित कर दिया। जब उनके दादा परदादाओं की जिंदगी को आप परिकल्पना करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा बहुत सारे लोग कहां से कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सब कुछ हो पाया है बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से। हिंदुस्तान की आजादी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। अपनी नॉलेज और अपनी क्षमता और अपनी प्रभुता का एक ऐसा नजारा पेश किया कि पूरा हिंदुस्तान देखता ही रह गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को जिस अंदाज में उन्होंने रचा, जिस तरीके से रचा, जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए घुटनों के बल आकर उनको नमन करेंगे आप, भाई साहब आप कहां से आपने इतनी बड़ी सोच लाई थी। एक एक सैंक्शन जो भी आप पढ़ेंगे, आप आर्टिकल कोई भी आर्टिकल इसके उठा के देख लीजिए, कोई भी सैंक्शन पढ़ के देख लीजिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ऐसा भी कोई इंसान सच में हो सकता है। इतनी तगड़ी सोच, इतना बड़ा समर्पण, और इस तरीके से कि जिनके ऊपर लगातार चुनौतियों का सैलाब गिरा हो, जिनके ऊपर लगातार आलोचकों ने प्रहार किया हो, वहां से इन्होंने इतना बड़ा क्रांति का शुरुआत किया। पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक छवि इस अंदाज में इन्होंने विकसित की जिसके दीवाने हो गए पूरी दुनिया के लोग। जो जो लोग इनके इस कर्म को देखते हैं, जो भी लोग इनके कर्म को महसूस करते हैं, उनको सिर्फ एक ही लाइन याद आती है कि अगर ये ना होते तो आज समाज का क्या होता, अगर इनकी ये सोच और इनकी ये शिक्षा ना होती तो आज समाज का क्या होता। ये लोगों को महसूस होता है। सबको समान हक और समान शिक्षा इन्होंने दिलवाई, और आज परिस्थितियां ऐसी पलटी कि आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का एक लोहा माना जाता है। यकीन मानिए जितना यहाँ पे लोगों ने, अगर सामान्य वर्ग के लोगों ने जो प्रगति की, आज इनकी मोटिवेशन के कारण पिछड़े और अति पिछड़ों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और उनको जब समानता का भाव महसूस हुआ तो वो कभी फिर पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी सबने इतिहास रच दिया, नजारे बदल दिए। और ये एक भगवान के तौर पे पूजे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जीते जागते लिविंग लेजेंड पर्सनैलिटी, जिन्होंने सर उठाकर जीना सिखाया, जिन्होंने लोगों को अपने हक की प्रति लड़ाई लड़ने की एक वजह दी। इन्होंने लोगों को बता दिया कि जीतना है तो क्यों जीतना है। बढ़ते गए आगे, मरणोपरांत इनको जिंदगी में कहते हैं कि सफर तो शुरुआत हो गई थी 1954 से ही भारत रत्न की। 1954 में भी भारत रत्न मिल सकता था, लेकिन भारत रत्न इनको जीते जी नहीं मिला। पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, लेकिन मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला। 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और भारत रत्न की आप महिमा समझते हैं, भारत में उससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता, भारत रत्न से बड़ा कोई प्राइज नहीं होता। यकीन मानिए ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। तो आप इमेजिन करिए इनके जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिस्थितियां खिलाफ थी, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं माना। कोई साथ नहीं दे रहा था, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। मैं इनकी जिंदगी से कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं जिसको आपको समझना है और जिसको अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट, जिंदगी में इनके समक्ष रास्ते थे ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। पहला पॉइंट ध्यान से लिख लीजिए आप लोग, इनके पास रास्ते थे ही नहीं चलने के लिए, इनको रास्ते बनाने थे। और रास्ते बनाने के क्रम में सबसे पहली सीढ़ी थी उच्चतम शिक्षा, जिस शिक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीखना है मतलब सीखना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कीमत अदा करना पड़े मैं करूंगा। सामर्थ्य नहीं है
पिता के पास इतनी दौलत नहीं है कि मुझे पढ़ा पाएंगे, लेकिन मुझे पढ़ना है यार, मेरे पास कोई वजह दूसरा नहीं है। इन्होंने सारी बेड़ियों को तोड़कर पहला पायदान पार किया। फिर दूसरे पायदान की बारी आई, सेकंड स्टेप की बारी आई, जहां पे कामयाबी के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी, लगातार अति पिछड़ा वर्ग होने के कारण, अपनी पिछड़ी जाति में जन्म होने के कारण इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ इन्होंने आवाज उठानी शुरू की। एक गजब एकजुटता का प्रतीक देते हुए इन्होंने गजब तरीके से कार्य को अंजाम तक पहुंचाया और पूरे अति पिछड़े वर्ग को एक अलग मकाम तक इन्होंने पहुंचा दिया और अपने हक की लड़ाई लड़ी इन्होंने। और तर्क के साथ अपनी बातों को रखना स्टार्ट किया इन्होंने, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा का कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं होता है। तो जहां सारे रास्ते बिल्कुल बंद नजर आ रहे थे, वहां से इन्होंने रास्ते बनाए और उन रास्तों का रिजल्ट आप सभी के सामने है। क्या से क्या हो गया, कैसी परिस्थितियां रही। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हजारों लोग कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लोगों की इन्होंने कभी नहीं सुनी। हजारों लोग इनके आलोचक थे, हजारों लोग इनको ज्ञान देने वाले थे, जो तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ पढ़े हो, किस चक्कर में पढ़ रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इसमें जान का खतरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इन्होंने कभी दूसरों की परवाह नहीं की अपने लक्ष्य के आगे। और जब कोई अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य के आगे दूसरों की परवाह नहीं करता है और समर्पण के साथ कर्म कर रहा होता है, तो वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अम्बेडकर साहब ने ये प्रमाणित कर दिया। इसके बाद का एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिक्षा लेने के दरमियान, जहां से भी, जिन सोर्सेस से भी, जिसने भी इनके ऊपर अपना जीवन में कृपा की थी, उनके प्रति ये ताउम्र एहसानमंद रहे। कभी भी उन्होंने पद हासिल करने के बाद या एक लेवल प्राप्त करने के बाद उनका तिरस्कार नहीं किया। गायकवाड़ साम्राज्य के प्रति, जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, उनके प्रति इन्होंने कभी भी एहसान फरोमसी नहीं की। कहते हैं कि नमक खाकर नमक के साथ गद्दारी नहीं की इन्होंने। उनके प्रति भी ईमानदार रहे, सजग रहे। चाहते तो ये दुनिया में कहीं भी अपना एक अलग बल का प्रयोग कर सकते थे, अपना सामर्थ्य दिखा सकते थे, सेट हो सकते थे। लेकिन उन्होंने इन्होंने अपने समर्पण को एहसास कराया और हम सभी को शिक्षा दिया कि जो आपका उंगली पकड़ता है, जो आपको उठाने के लिए समर्पण दिखाता है, उसका साथ जीवन के आखिरी सांस तक कभी मत छोड़ना। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें बाबा साहब से सीखने को मिलती है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप किसी भी वर्ग के हों, कहीं से भी हों, आपको इनकी जिंदगी जाननी चाहिए और आपको इनके प्रति कृतार्थ रहना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने जो कर दिया ना, दुनिया के बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए, यकीन मानिए। बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। दुनिया के टॉप, भारत के अगर टॉप 3 लोगों में आप गिनती करेंगे ना शुरुआत के, तो आपको ये नंबर 1 पे दिखेंगे। इनके कार्य को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कभी इनकी जिंदगी पूरी तरीके से पढ़ के देखिए और इनके संघर्षों को महसूस करिए। आंखों से आंसू निकल जाएंगे, मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम ग्रुप्स में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में कल। कहाँ मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? महात्मा गांधी जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।